सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो प्रवाहिनी के इस वीकली करंट अफेयर सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक का जो करंट अफेयर्स है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है इस हफ्ते में खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें है ना इंटरनेशनल खबरों की जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली खबर है कि भाई इंडिया एंड भूटान डीपन कोऑपरेशन ऑन फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड। इसको भी जानेंगे कि क्या एग्रीमेंट हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब मार्च 2024 में विजिट हुई थी उस समय मतलब क्या एग्रीमेंट हुआ था, जिसका जो रिजल्ट है इस मेमोरेंडम के रूप में या फिर इस एग्रीमेंट के रूप में जो सामने आया है। दूसरा है हमारा थाईलैंड टू अलाउ सेम सेक्स कपल टू मैरी इन जनवरी, है ना। थाईलैंड ने फाइनली क्या कर दिया है, जो सेम सेक्स मैरिज है उसको लीगलाइज कर दिया है। तो जानेंगे कि इसका क्या असर पड़ने वाला है थाईलैंड पे, थाईलैंड की इकोनॉमी पे और एशिया पे और इंडिया पे, है ना। इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एन एस्ट्रॉयड विल सून एंटर अर्थ ऑर्बिट एज ए टेम्पोररी मिनी मून, है ना। तो अर्थ के पास अभी फाइनली 2 मून हो गए, है ना। जो दूसरा मून है मिनी मून है, वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होगा, है ना। 25 नवंबर तक रहेगा। बट फिलहाल अभी हम कह सकते हैं कि अर्थ के पास, है ना, टेक्निकली 2 मून है। तो जानेंगे कि ये मून क्या है, कहाँ से आया है। नेक्स्ट अगर बात करें नेशनल करंट अफेयर्स की, तो इंडिया ज्वाइंस लीडरशिप ऑफ ग्लोबल एंटी टेररिज्म एंटी करप्शन अलायंस, है ना। ग्लोब नेटवर्क ज्वाइन कर लिया है इंडिया ने, है ना। एंटी करप्शन नेटवर्क है। तो जानेंगे कि ग्लोब नेटवर्क क्या है और इंडिया को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, वर्ल्ड को इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा नेशनल सिंपोजियम है ना, एक्सरसाइज एक्टिया ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने सेशन की तरफ। ठीक है, तो इंडिया एंड भूटान डीपन कोऑपरेशन ऑन फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, है ना। तो अभी हाल ही में एक ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट हुई इंडिया में, न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में। तो वहाँ पर जो इंडिया की अथॉरिटी है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और भूटान की जो फूड सेफ्टी एंड ड्रग अथॉरिटी है, वो मिले। उन्होंने उस एग्रीमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको बनाना शुरू किया, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और भूटान के प्राइम मिनिस्टर के बीच मार्च 2024 में हुआ था, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट पर गए थे, कहाँ की, भूटान की। तो इन डीप डिस्कस हुआ कि भाई कैसे किस तरह का रेगुलेशन बनाया जाए, जिसमें डिस्कस किया गया कि फूड इंपोर्ट प्रोसीजर को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं उनको कैसे अलाइनिंग बनाया जाए, और टेक्निकल कोलैबोरेशन, है ना, जो फूड प्रोसेसिंग वगैरह, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उनके फील्ड में कैसे एक दूसरे के साथ, है ना, नेगोशिएट किया जाए, है ना। तो इस बारे में डिस्कस किया गया। तो इन फ्यूचर आने वाला है इसका एक डिटेल्ड वर्जन आपके सामने, है ना। तो किस किस के बीच में हुआ है ये एग्रीमेंट, किस किस के बीच में हुआ है, कौन कौन सी अथॉरिटी थी, है ना। तो इंडिया की तरफ से जो, है ना, नेगोशिएटिंग अथॉरिटी थी वो थी आपकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके अंडर आती है ये, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है ना। और भूटान की तरफ से कौन नेगोशिएट कर रहा था, भूटान की तरफ से नेगोशिएट कर रहा था भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, BFDA। इन दोनों के बीच में, है ना, एग्रीमेंट को लेके नेगोशिएशन चल रहे थे। कहाँ पर चल रहे थे, ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट एट भारत मंडपम, है ना। भारत मंडपम में अभी ग्लोबल फूड रेगुलेशन समिट हुई थी, है ना। उसी के बीच में ये दोनों अथॉरिटीज मिली और उन्होंने इसको डिस्कस किया। ठीक है, कब हुआ था ये एग्रीमेंट, है ना, 21 मार्च 2024 को, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया था भूटान को। रिमेंबर, भूटान के जो राजा हैं, किंग हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी दिया था, है ना, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें भूटान के बारे में कि भूटान की कैपिटल क्या है ना। तो भूटान की कैपिटल ऑल यू नो क्या है, भूटान की कैपिटल, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। ठीक है, करेंसी कौन सी यूज करते हैं, तो हमारा इंडियन रुपया भी भूटान में चलता है। ठीक है, इसके अलावा भूटान की खुद की भी एक करेंसी है जिसका नाम क्या है, भूटानीज एंगलट्रम। ठीक है, भूटान के किंग, इनका नाम क्या है, इनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। पॉपुलेशन भूटान की
A2 लैक है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, जोंगखा, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। थाईलैंड टू अलाउ सेम सेक्स कपल्स टू मैरी इन जनवरी, है ना। तो फाइनली थाईलैंड ने ये कर दिया है ना, कि वहाँ भी अब जो सेम सेक्स वाले लोग हैं वो आपस में क्या कर सकेंगे, मैरिज कर सकेंगे। क्या इंडिया में ये अलाउ है? कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज अलाउ है या नहीं है, और अलाउ नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या रीजन्स हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो सेम सेक्स रेगुलेशंस को लेके रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं अपने यहाँ पे, और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो सेम सेक्स मैरिज को क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। जैसे भी रशिया ने हाल ही में सेम सेक्स मैरिज को क्या कर दिया, अपने यहाँ पर बैन कर दिया। भाई बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं, ताइवान वगैरह, जैसे नेपाल, है ना, थाईलैंड जैसी कंट्रीज, है ना, जो सेम सेक्स मैरिज को क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, तो थाईलैंड ने क्यों किया है ऐसा? देखो, एक तो थाईलैंड की ओपन माइंड सोच, है ना, जानते हैं साउथ ईस्ट एशिया का सबसे ओपन माइंड कंट्री माना जाता है थाईलैंड, है ना। विजिट के हिसाब से हर कोई वहाँ पर जाना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पर जो नॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिबरल हैं। तो इसी को देखते हुए उन्होंने सेम सेक्स जो मैरिज है उनको अलाउ किया है। इसके इकोनॉमिक बेनिफिट भी होंगे, लाइक कोई कपल है ना, दो मेल या दो फीमेल हैं, दो मेल या दो फीमेल हैं इंडिया से, है ना। अब वो आपस में शादी करना चाहते हैं, दो मेल या दो फीमेल, बट इंडिया में अलाउ नहीं है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, वो जाएंगे थाईलैंड, जाएंगे थाईलैंड की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं। ठीक है, थाईलैंड की इकोनॉमी को क्या मिलेगा, बहुत सारा पैसा मिलेगा, है ना, और वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो शादी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अलाउ है। तो थाईलैंड की इकोनॉमी को भी इससे बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि जो रिच डॉगमेटिक कंट्रीज हैं, है ना, वहाँ के लोग क्या करेंगे, थाईलैंड की तरफ मूव करेंगे शादी करने के लिए, ताकि वो पीसफुली क्या कर पाए, है ना, सेम सेक्स मैरिज कर पाए। ठीक है, तो थाईलैंड की अगर बात करें तो थाईलैंड कौन सा पहला कंट्री नहीं है ये जिसने सेम सेक्स मैरिज को, है ना, अलाउ किया है, ना तो एशिया का ना दुनिया का, है ना। इससे पहले भी, है ना, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सेम सेक्स मैरिज को, है ना, क्या कर चुके हैं, अपना चुके हैं। लगभग कितने कंट्रीज हैं दुनिया में जो सेम सेक्स मैरिज को अपना चुके हैं? लगभग 30 कंट्रीज, 30 कंट्रीज हैं जो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देते हैं, है ना। ऐसा करने वाला पहला कंट्री दुनिया का कौन सा बना था? नीदरलैंड बना था, नीदरलैंड। नीदरलैंड किस कॉन्टिनेंट में है? नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप। ठीक है, और अगर एशिया की बात करें तो एशिया में भी, है ना, पहला कंट्री नहीं है थाईलैंड जिसने किया है। ताइवान वॉज द फर्स्ट कंट्री, है ना, जिसने 2019 में क्या किया था, सेम सेक्स मैरिज को अपने यहाँ पे, है ना, अलाउ किया था। इसके अलावा फिर दूसरा कंट्री लास्ट ईयर ही किया है, नेपाल ने भी अपने यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है। इस तरह थाईलैंड बना है तीसरा कंट्री, एशिया का तीसरा कंट्री जिसने अपने यहाँ पे क्या किया है, सेम सेक्स मैरिज को, है ना, लीगलाइज किया है या फिर अलाउ किया है। ठीक है, अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में पहला कंट्री है ना। एशिया भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, है ना, मिडिल ईस्ट वगैरह वगैरह, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, है ना। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो थाईलैंड है उसकी लोकेशन क्या है, जियोग्राफिक लोकेशन, है ना, वो है साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया का पहला कंट्री है थाईलैंड जिसने सेम सेक्स मैरिज को क्या किया है, अपने यहाँ अलाउ किया है। एशिया में तीसरा कंट्री है किसके बाद, ताइवान के बाद और नेपाल के बाद, है ना। दुनिया में 31वां कंट्री है जिसने इसको लीगलाइज किया है। पहला कंट्री कौन था जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया था दुनिया में? नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है वो आप सब हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए ना, ताइवान वाज द फर्स्ट प्लेस इन एशिया टू अलाउ सेम सेक्स मैरिज इन 2019, है ना, लास्ट ईयर, फॉलोड बाय लास्ट ईयर बाय द साउथ एशियन कंट्री नेपाल। नेपाल ने कब करा है, 2023 में किया है इसको। ठीक है, मोर देन 30 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव लीगलाइज द मैरिज फॉर ऑल सिंस द नीदरलैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सेलिब्रेट सेम सेक्स यूनियंस इन 2001। तो नीदरलैंड पहला, है ना, और दुनिया में और एशिया में पहला कौन है, ताइवान है। इसको याद रखेंगे। अगर बात करें थाईलैंड की के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन की, है ना, तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है, एवरीबडी नो, थाईलैंड, है ना, मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है क्योंकि सस्ता भी है, पास भी है ना, और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी मिलती है वहाँ पे। तो मोस्टली हमारे इंडियंस जो लोग हैं टूरिज्म के लिए वहाँ जाना पसंद करते हैं, तो बहुत फेमस है वहाँ की कैपिटल। वहाँ की कैपिटल है बैंकॉक। करेंसी कौन सी है, थाई बहत। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि थाई। ठीक है, और पॉपुलेशन कितनी है, 7.17 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।
एन एस्ट्रॉयड विल एंटर अर्थ ऑर्बिट एज ए टेम्पोररी मिनी मून। ठीक है, अभी यहाँ क्या हुआ कि एस्ट्रॉयड है जो मूव कर गया अर्थ की ऑर्बिट की तरफ, है ना, और अब वो 2 महीने लगभग 29 सितंबर से लेके 25 नवंबर तक क्या करेगा, अर्थ को अराउंड रिवॉल्व करेगा। यानी कि टेक्निकली अर्थ को क्या मिल गया, एक और मून मिल गया। इसका क्या नाम है, इसका नाम दिया है जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 2024 PT5 इसका नाम है। किसने इसको डिस्कवर किया है, नासा ने डिस्कवर किया है। नासा की एक बिंग है जिसका नाम है एस्ट्रॉयड टेरेस्टेरियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, एटलस। ठीक है, तो इन्होंने इसको अगस्त 7 को क्या किया था, डिस्कवर किया था। और कहाँ से आ रहा है ये, ठीक है, तो अर्जुना बेल्ट से आता है ये 2024 PT5 है, ये कहाँ से आ रहा है, अर्जुना बेल्ट से आ रहा है। बहुत सारी बेल्ट बनी हुई है। बेल्ट क्या होती है ना, बेल्ट क्या होती है, बहुत सारे जो छोटे छोटे एस्ट्रॉयड होते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप को क्या बोल दिया जाता है, बेल्ट बोल दिया जाता है। कुपर बेल्ट हो गई, उन्हीं में से एक बेल्ट क्या है जिसको नाम दिया गया अर्जुना बेल्ट। तो ये अर्जुना बेल्ट से आ रहा है, ठीक है। और जहाँ मतलब यहाँ के जो एस्ट्रॉयड होते हैं उनकी एक खास बात है, क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा, है ना, डस्ट पार्टिकल और डल रॉक पार्टिकल लिए हुए घूमते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि जो हमारा जो मिनी मून है जिसका नाम क्या है 2024 PT5, उसको बेयर्ड आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि अभी आपको शाम को, है ना, रात में दिखाई देगा कि देखो दूसरा मून जा रहा है। एक तो बहुत इसका जो साइज है बहुत कम है, 33 फीट का है ये। ठीक है, दूसरा मैंने बताया जिस बेल्ट से आता है वहाँ के बेल्ट के एस्ट्रॉयड की खासियत ये है कि बहुत ज़्यादा डल, है ना, रॉक कंप्लीमेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये दिखाई नहीं देता। बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं इनके अराउंड, इस वजह से ये दिखाई नहीं देते। तो साइज की वजह से एंड अपने डस्ट पार्टिकल की वजह से इसको हम बेयर्ड आंखों से नहीं देख सकेंगे। जो साइंटिफिक कैमराज होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं कौन कौन, बड़े बड़े साइंटिस्ट, है ना, जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट होते हैं, उन्हीं के कैमरा से इसको देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए इंडिया ने हाल ही में ज्वाइन कर लिया है ग्लोबल एंटी करप्शन अलायंस को। ठीक है, क्या है ये ग्लोबल एंटी करप्शन अलायंस, देखो इसको ग्लोब नेटवर्क भी बोला जाता है, इसको ग्लोब नेटवर्क भी बोला जाता है, इसको ग्लोब नेटवर्क भी बोला जाता है। ग्लोब नेटवर्क भी बोला जाता है। ये G20 की एक मीटिंग का परिणाम है। ठीक है, G20 के बहुत सारे कंट्री मिले। G20 जानते ही हो दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी है उनका ग्रुप है, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, है ना, डिसाइड किया कि भाई एक ग्रुप बनाते हैं जो दुनिया भर में होने वाले क्रॉस बॉर्डर करप्शन पर, मनी लॉन्ड्रिंग पर, है ना, इन चीज़ों पर क्या करेगा, है ना, ध्यान रखेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो इसी को ग्लोब नेटवर्क बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, ग्लोबल एंटी करप्शन अलायंस बोला जाता है। इसका जो पूरा नाम है वो है ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फॉर्मेशन अथॉरिटी, ग्लोब नेटवर्क। ठीक है, तो हाल ही में इंडिया इसका मेंबर बन गया है। कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, 15 मेंबर्स होते हैं इसकी स्टीयरिंग कमेटी में, यही मेन होती है जो एक्शन लेती है ना। इसमें से एक इंडिया, है ना, बन गया है, 14+1 हमारा इंडिया इसका पार्ट बन गया है। ठीक है, कहाँ पर हुई थी इसकी मीटिंग, है ना, मीटिंग चल रही थी चाइना के जो कैपिटल है बीजिंग में, है ना, वहाँ पर डिसाइड किया गया भाई इंडिया को क्या बनाया जाएगा, है ना, मेंबर बनाया जाएगा ग्लोबल नेटवर्क का, है ना। तो यही है कि ड्यूरिंग ए प्लेनरी सेशन इन बीजिंग। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कौन गया था, CBI, है ना। तो हमारे यहाँ जो करप्शन को देखने वाली जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो जाके देखती नहीं है, अमित शाह जो हमारी यूनियन होम मिनिस्टर है वो तो जाके करप्शन की जांच करते नहीं है। उनके पास एजेंसी है जो जिनके थ्रू वो अपना काम करवाते हैं। तो 2 करप्शन के खिलाफ, है ना, काम करने वाली जो एजेंसीज है इंडिया में कौन कौन सी है, एक तो CBI और दूसरा ED, बहुत नाम सुना होगा आपने इनका। ठीक है, तो CBI ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, है ना, इस प्लेनरी सीजन में, है ना। अब इस प्लेनरी सीजन में वोटिंग हुई कि भाई इंडिया को मेंबर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो वोटिंग लेने के बाद, है ना, वोटिंग में जीतने के बाद इंडिया बना है ग्लोब नेटवर्क का, है ना, 15वां मेंबर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया है इंडिया ने, जैसे वोटिंग होती है तो कैंपेनिंग होगी, है ना। तो आर्ग्यूमेंट क्या दिया इंडिया ने कि भाई हमारे यहाँ भी बहुत करप्शन था, बहुत करप्शन है,
ठीक है, तो हमारी एक्सपर्टीज है इस करप्शन से निपटने में, तो हमें इसका मेंबर बनाइए। हम प्रॉमिस करते हैं जो हम क्रॉस बॉर्डर करप्शन है ना उसको ख़त्म करने में दुनिया से हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इसी को देखते हुए है ना लोगों ने वोट किया और इंडिया पार्ट बन गया ग्लोब नेटवर्क का। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज एक्ट क्या है एक्सरसाइज एक्ट ठीक है, एक्सरसाइज एक्ट अभी हाल ही में जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, इन्होंने इस एक्सरसाइज को है ना ऑर्गेनाइज कराया। इंडिया की जो रेडीनेस है ना इंस्टेंटनेस है उसको जानने के लिए कि भाई डिजास्टर की सिचुएशन में इंडिया और उसकी जो एजेंसियां हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करने वाली एजेंसियां हैं वो कितनी क्विकली रिस्पॉन्स कर सकती हैं। तो है ना, तो एनडीएमए ने ये जानने के लिए है ना इस एक्सरसाइज एक्ट को ऑर्गेनाइज किया। किसकी मदद से ऑर्गेनाइज किया, किसके कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज किया, है ना, सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, एक्सरसाइज एक्ट कहाँ पे इसको किया गया, चेन्नई में। इट एम्स टू इम्प्रूव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, कि कितने रेडी हैं हम लोग डिजास्टर है ना मैनेजमेंट में, और रिस्पॉन्ड थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन है ना वेरियस इसके स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इसका नाम एक्या रखा गया, इसके पीछे भी एक रीजन है। ठीक है, एक्या एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है वननेस, है ना। तो वननेस दिखाने के लिए भाई डिजास्टर के टाइम पे कि भाई है ना कितनी जो हमारी एजेंसियां हैं वो कितने कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है ना एक्सरसाइज एक्या रखा गया। एक्या मीनिंग oneness in Tamil, है ना, रिफ्लेक्ट द एक्सरसाइज एम टू इंटीग्रेट इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी, है ना, कि इंडिया की जो डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी है चाहे वो एनडीएमए हो है ना एनडीआरएफ हो या फिर जो आर्मी है कोस्ट गार्ड है वो कितना क्विकली एक साथ में है ना कोलैबोरेट करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इन केस ऑफ डिजास्टर। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं एनडीएमए की, है ना। एनडीएमए क्या है ना, तो एनडीएमए के बनने की कहानी शुरू होती है इंडिया में जब सुनामी आता है ना। 2004 में सुनामी आई थी, बहुत सारी इंडियन कोस्ट पूरा डैमेज हो गया था, अंडमान निकोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, है ना। और ये नुकसान कम किया जा सकता था, ऐसा एनालाइज किया गया जब सुनामी आ गया एंड एनालिसिस होने लगा कि भाई इतना ज़्यादा नुकसान कैसे हो गया। तो रिजल्ट आया कि भाई इस नुकसान को कम किया जा सकता था अगर हमारे पास कोई डेडिकेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती, डिजास्टर रिलीफ फोर्स होती। तो उसी को देखते हुए 2005 में एक एक्ट पास किया गया, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पास किया गया। ठीक है, और उसी के तहत बनाई गई एनडीएमए। कौन, एनडीएमए कब, 27 सितंबर 2006, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये एनडीएमए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो अब कंफर्म हो गया कि इंडिया का जो एक पायलट है ना, एयरफोर्स पायलट है, वो अगले साल मोस्ट प्रोबेबली है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे 14 दिन के लिए। ठीक है, क्या नाम है इनका नाम है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी। ठीक है, ये विंग कमांडर है इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, तो इनको चुना गया था, इनको गगनयान के लिए भी चुना गया है ना, इनको एग्जाम 4 मिशन के लिए भी चुना गया है। एग्जाम 4 मिशन क्या है कि लास्ट ईयर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूएसए में विजिट की थी, है ना, तो यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट किया था जिसमें यूएसए ने कहा था कि हम आपके किसी एक एस्ट्रोनॉट को 14 दिन के लिए क्या हम भेजने वाले हैं, आईएसएस में भेजेंगे। तो इंडिया ने कहा ठीक है, इस तरह हमें ट्रेनिंग भी मिल जाएगी क्योंकि हमें भी अपना गगनयान करना है, हमें भी स्पेस में जाना है। तो इस तरह से एक है ना प्री ट्रेनिंग हो जाएगी हमारे एक पायलट को, हमारे एक एस्ट्रोनॉट को, ये है ना ट्रेनिंग हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी कि भाई स्पेस में कैसा फील करते हैं और स्पेस में कैसे ऑपरेट करते हैं, है ना। तो इंडिया ने चुना शुभांशु शुक्ला को जाने के लिए, बट उनके बैकअप के रूप में, मान लो कुछ भी हो सकता है ना, मान लो शुभांशु शुक्ला है ना अनवेल हो जाए, मतलब अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में, तो इनका बैकअप भी चुना गया है। तो इनके बैकअप के रूप में किनको चुना गया है ना, इनके बैकअप के रूप में चुना गया है ना इंडियन एयरफोर्स के ही एक ग्रुप कैप्टन है, इनका नाम क्या है, प्रशांत बी नायर, इनको चुना गया है। अगर इन केस ये नहीं जा पाते हैं तो ये जाएंगे, तो इनका बैकअप है। क्या काम टास्क असाइन किया गया है, किस तरह की ट्रेनिंग इनको शुभांशु शुक्ला जी को दी गई है। तो शुभांशु शुक्ला जी मेनली क्या काम करने वाले हैं, जो इसके स्पेस क्राफ्ट जाएगा एग्जाम का, है ना, उसमें
नेविगेशन का काम करेंगे, एंड डॉकिंग, जो ISS पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डॉकिंग होगी। डॉकिंग मतलब लैंड करना, कुछ भी कह लो, है ना, या एक जगह पार्किंग करना, उसी को डॉकिंग कहते हैं। तो लैंडिंग नेविगेटिंग एंड डॉकिंग का काम करेंगे शुभांशु शुक्ला जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में क्या 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स को क्या किया, लॉन्च किया। कहां पे लॉन्च किया है इन्होंने, है ना, वर्चुअली लॉन्च किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली लॉन्च द 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। ठीक है, हर एक की कीमत कितनी है, 130 करोड़ रुपए की कीमत है। 130 करोड़ रुपए की कॉस्ट में इनको तैयार किया गया है। इसके अलावा पूरे प्रोजेक्ट की इन तीनों की कीमत 850 करोड़ रुपए थी, है ना। और इन तीनों को डिप्लॉय किया जा रहा है कहां पे, 3 लोकेशंस पे। कहां पे, एक तो दिल्ली, एक मिनट, These supercomputers are developed indigenously under the National Supercomputing Mission at the cost of 30 करोड़ रुपए ईच, 130 करोड़ रुपए की कीमत पे बनाया जा रहा है। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 850 करोड़ रुपए। 3 लोकेशन पे इनको भेजा जा रहा है। कहां पर, पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता में। पुणे में कहां इनको भेजा जा रहा है, पुणे में इसको भेजा जा रहा है GMRT में। GMRT कहां है, GMRT आपकी पुणे में। क्या काम करती है ये, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है। जाइंट मेटियर रेडियो टेलीस्कोप कहां पे है, ये पुणे में है। किस काम में इस्तेमाल किया जाएगा इसका, है ना, टू एक्सप्लोर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना सच एज फास्ट रेडियो बर्स्ट। ठीक है, दूसरे को कहां डिप्लॉय किया जा रहा है, दूसरे को डिप्लॉय किया जा रहा है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर दिल्ली में। यहां काम, किस काम में इसको यूज किया जाएगा, एटॉमिक फिजिक्स में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तीसरा कहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, भेजा जा रहा है इसको SN बोस सेंटर इन कोलकाता। ठीक है, जहां पर, है ना, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए, रिसर्च के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का जिक्र हुआ। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है भाई, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, और इसका मेन टारगेट ये था कि जो हमारे इंडिया की जो 70 जो रिसर्च एंड एकेडमिक से जुड़ी संस्थाएं हैं, ठीक है, उनको सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी से क्या करना है, लॉन्च करना है। यानी कि सबके पास अपना पर्सनल सुपर कंप्यूटर होना चाहिए, जिससे वो अपने रिसर्च वर्क को क्या कर पाए, स्पीडी कर पाए। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन वाज अनाउंस्ड इन 2015। ठीक है, विद एन एम टू कनेक्ट नेशनल एकेडमिक्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन विद ए ग्रिड ऑफ मोर देन 70 super high performing computing facility at an estimated cost of 4,500 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लापता लेडी, है ना, लापता लेडी को नॉमिनेट कर दिया गया है। किसके लिए, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। यानी कि ऑफिशियली इस बार लापता लेडीज इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी ऑस्कर में इन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में। ठीक है, लापता लेडी कैसे होता है, ये कौन सी पिक्चर ऑस्कर को भेजी जाएगी, कौन सी पिक्चर ऑस्कर में नहीं भेजी जाएगी, कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है ये। ठीक है, तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक कमेटी बनाती है। ठीक है, इस कमेटी का एक चेयरमैन होता है, इसमें मेंबर्स होते हैं। तो इस बार भी एक कमेटी बनाई गई थी, है ना। तो असम के एक डायरेक्टर हैं, उनको इनका एक चेयरमैन बनाया गया था। एंड 13 मेंबर इसमें कमेटी में डाले गए, है ना। उनको दी गई 29 फिल्मों की लिस्ट कि भाई इनमें से हमें किसी एक फिल्म को, है ना, चूज करके भेजना है ऑस्कर के लिए। तो उन्होंने, कमेटी ने बहुत सारा, है ना, एनालिसिस किया एंड डिसाइड किया कि भाई लापता लेडीज को भेजा जाएगा इस साल ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में। ठीक है, किसने डायरेक्ट किया है इस लापता लेडीज को, किसने डायरेक्ट किया है, किरण राव। कौन है किरण राव, किरण राव एक्स वाइफ किसकी, आमिर खान की, उन्होंने डायरेक्ट किया है। किसने प्रोड्यूस किया है इस पिक्चर को, आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई जो 29 पिक्चर हैं जिनमें से सिलेक्ट किया गया लापता लेडीज को, है ना, वो कोई हल्की पिक्चर थी। एक पिक्चर तो ऐसी है जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। नेशनल अवार्ड किसको मिला है,
अट्टम को मिला इस साल के लिए, ठीक है, और अट्टम भी थी लिस्ट में, उसको है ना पीछे करके लापता लेडीज आई है इस कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। बाकी कास्ट एंड क्रू की अगर बात करें तो इसमें है ना नितांशी गोयल हैं, प्रतिभा रामता हैं, स्पर्श श्रीवास्तव है। सपोर्टिंग रोल में आपको रवि किशन भी देखने को मिलेंगे, है ना, ये पुलिसमैन आप देखी होगी, बहुत फेबुलस मूवी है ना। क्या होता है कि इसकी बैक जो स्टोरी है कि भाई दो लोग होते हैं, दो पेयर होते हैं, शादी करके आ रहे होते हैं, उनकी बीवियाँ होती हैं, घूंघट के कारण क्या होती हैं, बदल ना स्वैप हो जाती हैं, एंड पूरी स्टोरी इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो दोनों अपनी बीवियों को क्या करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, जो भी है ना। तो बहुत बेहतरीन पिक्चर है। गाँव का जो परिदृश्य है, जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में है ना, जो डीप एरियाज में जो शादी होती है टिपिकल, है ना, रूरल जो वेडिंग्स होती हैं, उन पर एक क्या करती है, एक लाइट डालने की कोशिश करती है। तो इसी वजह से चुना गया है इसको इस साल की ऑस्कर रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। बाकी अगर बात करें इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, है ना, तो ये पहली पिक्चर नहीं है जो जा रही है ऑस्कर के लिए, है ना। बहुत सारी पिक्चर हर साल कोई ना कोई पिक्चर भेजी जाती है। जैसे लास्ट ईयर कौन सी भेजी गई थी, 2018 एवरीवन इज ए हीरो, है ना, ये भेजी गई थी, है ना। सबसे पहली मूवी जो भेजी गई थी ऑस्कर में 1958 में, इसका नाम क्या था, मदर इंडिया। टॉप 5 में भी पहुंची थी, है ना। टॉप 5 में बहुत कम मूवियाँ पहुंच पाती हैं। अभी तक इंडिया की 3 ही मूवियाँ हैं जो ऑस्कर नॉमिनेशन में टॉप 5 में पहुंची हैं। एक तो आपकी मदर इंडिया हो गई, दूसरी सलाम बॉम्बे हो गई, और एक आमिर खान की लगान 2001 में आई थी, है ना, देखा होगा, है ना। क्रिकेट मैच के ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है, अंग्रेजों के साथ क्रिकेट मैच होता है। कचरा के बारे में सुना होगा, है ना, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, तो उसी के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए नेक्स्ट, चिरंजीवी साउथ इंडियन सिनेमा के बहुत बड़े सुपरस्टार, तो इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसने रिकॉग्नाइज किया है एज अ मोस्ट प्रोलिफिक इंडियन स्टार। क्यों? डांसिंग कैटेगरी में, है ना। साउथ इंडियन सिनेमा की अगर बात करें तो 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है ना। एक तो एक्शन सीन के लिए और दूसरे डांस सीन के लिए, ठीक है। तो इनको डांस कैटेगरी में मोस्ट प्रोलिफिक इंडियन फिल्म स्टार, है ना, का जो है खिताब दिया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा। क्या रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, क्यों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनको रिकॉग्नाइज किया है? इन्होंने 45 साल के अपना करियर में क्या किया है, 24,000 से ज़्यादा, ठीक है, 24,000 से ज़्यादा, 24,000 से ज़्यादा डांस मूव परफॉर्म किए हैं इन 537 सॉन्ग्स अक्रॉस 156 फिल्म, यानी कि 156 मूवियों में इन्होंने 537 गाने किए हैं, और उन 537 गानों में इन्होंने 24,000 से ज़्यादा डांस स्टेप क्या करे हैं, परफॉर्म किए हैं। तो इसी वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने क्या किया है, इनको रिकॉग्नाइज किया है। मेगा स्टार चिरंजीवी हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर डांसर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस निखत जरीन ज्वाइंस तेलंगाना पुलिस एज ए डीएसपी। तो निखत जरीन बॉक्सिंग चैंपियन से बहुत ज़्यादा 2022 के कॉमनवेल्थ में बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई थी, गोल्ड जीता था उन्होंने। उसके अलावा 2023 में जो एशियन गेम्स हुए थे वहाँ भी उन्होंने क्या जीता था, ब्रॉन्ज जीत के लाई थी, है ना। इस बार ओलंपिक में बाहर हो गई, है ना। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, स्पोर्ट चलता रहेगा, बट है ना पुलिस भी ज्वाइन कर लेते हैं। ऑफर मिला था तो पुलिस को इन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। ये आप देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, जैसे क्या कर रही हैं, जो तेलंगाना के पुलिस चीफ हैं, इनका नाम क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जतेंद्र, इनको अपने डॉक्यूमेंट सौंप रही हैं, ज्वाइनिंग लेटर सौंप रही हैं, ठीक है। तो फाइनली अब तेलंगाना पुलिस के लिए काम करने वाली हैं ये, ठीक है। निखत जरीन की अगर अचीवमेंट की बात करें तो जैसे कि अभी डिस्कस किया मैंने, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में बर्मिंघम में क्या जीता है इन्होंने, है ना, गोल्ड जीता है, और इसके अलावा ब्रोंज जीता है किसमें, लास्ट ईयर एशियन गेम्स में, ठीक है। इस बार बाहर हो गई है पेरिस ओलंपिक में, जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट, आईफा अवार्ड, है ना। आईफा अवार्ड कई सारे उसमें हुए, पहला जो राउंड हुआ आईफा अवार्ड्स का, है ना, जयपुर में हुआ, बट जो सेकंड डे है वो कहाँ पे हुआ, अबू धाबी में हुआ, याद रखेंगे, है ना। पूछा जा सकता है कि सेकंड डे कहाँ हुआ, अबू धाबी में हुआ। किसने होस्ट किया इस अवार्ड को,
ठीक है, तो 3 होस्ट थे, मेन होस्ट एक ही थे, है ना, बट 3 होस्ट थे, 2 को होस्ट थे। तो किसने, शाहरुख खान ने इसको होस्ट किया था, और 2 को होस्ट थे, एक विकी कौशल, दूसरे करण जौहर। ठीक है, अगर बात करें किस किस को क्या अवार्ड मिला, तो बेस्ट फिल्म कैटेगरी में, है ना, किसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, एनिमल को, है ना, जो अभी रणबीर कपूर और आपकी बॉबी देओल की मूवी आई थी, है ना। किसने डायरेक्ट किया था, संदीप रेड्डी बांगा ने। बेस्ट एक्टर कौन है, शाहरुख खान को मिला है जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी फॉर मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो विधु विनोद चोपड़ा फॉर 12th फेल। ठीक है, चलिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनिल कपूर फॉर एनिमल के लिए मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस शबाना आजमी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल बॉबी देओल फॉर, है ना, एनिमल, इनके लिए मिला है। बेस्ट स्टोरी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट स्टोरी 12th फेल। बेस्ट म्यूजिक एनिमल, है ना। बेस्ट सिंगर मेल भूपेंद्र बबल, अर्जन वैली के लिए इनको मिला है ना, अर्जन वैली जो गाना गाया था इन्होंने किसमें, एनिमल में। और बेस्ट फीमेल सिंगर की बात करें तो शिल्पा राव चलिया, ये भी एनिमल में इन्होंने गाया था। चलिए नेक्स्ट, अगर बात करें, है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा, है ना, तो ये 2 लोगों को दिया गया है इस बार, जयंतीलाल गाड़ा को दिया गया है और हेमा मालिनी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अचीवमेंट ऑन कंप्लीटिंग 25 ईयर इंडियन सिनेमा। ठीक है, तो एक अवार्ड दिया गया है, करण जौहर को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ठीक है, इंडिया ने चेस ओलंपियाड जीत लिया है। कौन सा था ये सीरीज में, 45th फिर चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, याद रखेंगे इसको, है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इंडिया ने गोल्ड जीते, वो भी 2, मेल कैटेगरी में भी और वुमेन कैटेगरी में भी। वुमेन कैटेगरी में पहली बार, है ना, इस बार गोल्ड आया है ना। और इंडिया ने अपनी जो मेन टीम है उन्होंने क्या किया है, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस किया है। तो अगर मेन टीम की बात करूं तो यहाँ से किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, कौन कौन से ग्रैंड मास्टर्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आपके डी गुकेश, है ना। अगर बात करें ओवरऑल गोल्ड मेडल की मेल कैटेगरी में, तो यही रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सबका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट अगर ये मैच नहीं जीतते या ड्रॉ भी हो जाता तो इंडिया को गोल्ड मेडल नहीं मिलना था। तो डी गुकेश, दूसरा आर प्रागनंदा, तीसरे अर्जुन एरिगासी, विदित गुजराती और हरि कृष्णा पैंतला, ये 5 लोगों की टीम गई थी, है ना, मेल लोगों की, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता है। अगर बात करें वुमेन टीम की तो हरिका द्रोनावाली, वैशाली, रमेश बाबू, आर प्रागनंदा की जो सिस्टर है, दिव्या देशमुख, बंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेव, है ना, ये सब लोग गए। तो वुमेन कैटेगरी में पहला है गोल्ड मेडल और मेल कैटेगरी में पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, अगर बात करें इस 45th फिडे चेस ओलंपियाड की, तो इसमें जो मेडल टैली है वो इस तरह है। इंडिया ने गोल्ड जीता है, कजाकिस्तान ने क्या जीता है, सिल्वर जीता है, और यूएसए ने ब्रॉन्ज जीता है। तो याद रखेंगे, गोल्ड इंडिया ने, सिल्वर कजाकिस्तान ने, और यूएसए ने क्या जीता है, यूएसए ने जीता है ब्रॉन्ज जीता है। चलो कहीं तो हारे ये। नेक्स्ट दिलीप ट्रॉफी, है ना, इंडिया ने जीत लिए, इंडिया ने जीत लिए हरा के इंडिया सी को। ऑलमोस्ट सबको लग रहा था कि इंडिया सी जीतने वाला है, बट, है ना, क्रिकेट इज द गेम ऑफ लक और हर सेकंड पे चेंज होता है ये गेम। इसी वजह से इंडिया ये नहीं जीत लिया, जीता है मैच जो इंडिया सी जीत रहा था उसको हरा के। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कब मनाया जाता है, इसको 26 सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर 26 को मनाया जाता है। ठीक है, और कब डिसाइड किया गया, है ना, हमेशा से तो नहीं मनाया जा रहा, हमेशा से न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, है ना, 2013 में ये डिसाइड किया गया, है ना, कि भाई ये डे मनाया जाएगा और इसको जाना जाता है न्यूक्लियर अबोलिशन डे के नाम से, है ना। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया, उस रेजोल्यूशन का नाम था 68/32, जिसके तहत 2013 में डिसाइड किया गया कि इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या फिर नेशनल न्यूक्लियर अबोलिशन डे मनाया जाएगा।
इंटरनेशनल न्यूक्लियर अबोलिशन डे मनाया जाएगा हर साल सितंबर 26 को। तो सितंबर 26 को ही क्यों इस डेट के रूप में चुना गया? कोई और क्यों नहीं, कोई और दिन क्यों नहीं? 26 सितंबर को ही इस डेट के रूप में क्यों चुना गया कि भाई इसी दिन ये जो न्यूक्लियर अबोलिशन डे है वो मनाया जाएगा? एक्चुअली क्या हुआ था कि इस डेट का एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है। 26 सितंबर 1983, एक मिनट, 26 सितंबर 1983 एक इंसिडेंट हुआ कि उस समय आज का रशिया और उस समय का यूएसएसआर, उसके डिफेंस सिस्टम में एक गलती हो गई, एक टेक्निकल एरर आ गई, जिसकी वजह से क्या दिखाने लगा कि यूएस ने यूएसएसआर पर यानी कि आज के रशिया पे क्या कर दिया, न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दिया। तो रशिया ने भी क्या करा, अपने न्यूक्लियर वेपन्स निकाले और अटैक करने वाला था। तो एक कन्फ्यूजन के चक्कर में क्या होने वाला था, एक न्यूक्लियर वॉर होने वाला था। किसी की कोई गलती नहीं, बट एक सिर्फ कन्फ्यूजन, जिसने क्या करा है ना, दो देशों को, पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। तो इसी वजह से 26 को इंटरनेशनल न्यूक्लियर अबोलिशन डे के रूप में चुना गया है। ठीक है, याद रखेंगे। क्या है इसका? दो एम है कि लोगों को बताना कि भाई कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो कितने खतरनाक है। ठीक है, दूसरा लोगों को है ना जागरूक करना कि भाई ऐसी सरकारों को ना चुने, है ना, जो बहुत ज़्यादा किसको बढ़ावा देती हो, वॉर को बढ़ावा देती हो। ठीक है, वॉर प्रोन हो। ठीक है, और ऐसी सरकारों को ना चुने, अगर आपकी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो ऐसी सरकारों को भी ना चुने जो न्यूक्लियर जो वेपन है उनको प्रमोट करती हो कि भाई हम पावर में आएंगे तो न्यूक्लियर वेपन्स को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। ठीक है, तो यही दो मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है इस डे को मनाने के, न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड रेबीज डे है ना। रेबीज कैसे होता है? कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसीज है और आज तक चल रही है, इसका कोई तोड़ निकला नहीं है। तो 2007 में डिसाइड किया कि भाई चलो इसके खिलाफ एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, है ना, ताकि ये जो जितनी भी डॉग रिलेटेड बीमारियां हैं इनसे निपटा जा सके। ठीक है, तो इस बार कौन सा एडिशन था इसका? 18th एडिशन था, 2007 में मनाना शुरू किया गया था। और इसका का जो थीम था वो क्या था? ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। ठीक है, ये थीम किसके साथ को रिलेट करके बनाया गया था? 0x30 ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लान। 0x30 क्या है कि जितनी डॉग रिलेटेड बीमारियां हैं उनको 2030 तक क्या कर देना है ना, एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कब मनाया जाता है ये? 28 सितंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए तो ये रहा आपका 23 से लेके 29 सितंबर तक का करंट अफेयर्स। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।